रियलिटी से थोड़ा दूर मेरी बनाई हुई कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर और आज मैं आपके लिए लाई हूं एक ऐसी कहानी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। वेलकम टू डलुलु श्री ऑफिशियल। पर कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी इमेजिनेशन पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको किस तरह की स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद है। चलिए डूबते हैं आज की इस अनोखी दास्तां में। All content of this video/series Flowerleaf, including its story, script, dialogues, characters, names, locations, visuals, and events, is original and the intellectual property of the YouTube channel Dalulu Shri. All characters, places, and incidents portrayed are entirely fictional, created solely for entertainment purposes. Any resemblance to any real person, living or dead, or to any actual place, organization, or event is purely coincidental and unintentional, and we sincerely apologize for any such resemblance. Any unauthorized copying, reproduction, re-uploading, editing, distribution, or use of this content in whole or in part without prior written permission is strictly prohibited and may result in copyright claims, content takedown, and legal action. Copyright Dalulu Shri, all rights reserved. फ्लावर लीफ एपिसोड 1 भाग 5 जंगल की गहराई और मौत की आहट। जंगल के सीने में बसी वो पगडंडी अब किसी दुस्वप्न की तरह सनकरी और उबड़ खाबड़ हो चुकी थी। 17 साल की शिनाजी, जिसके पैरों में पहाड़ों की मिट्टी बसी थी, अपनी साइकिल को बड़ी कुशलता से पत्थरों के बीच से निकाल रही थी। वो थोड़ी शांत जरूर हो गई थी, लेकिन उसके मन में अब भी वो उत्साह हिलोरे मार रहा था कि वो इन शहर के बड़े लोगों की मदद कर रही है। सूरज की रोशनी अब घने पत्तों के छतरी जैसे आवरण से छनकर नीचे आ रही थी, जिससे जमीन पर रोशनी और अंधेरे की लंबी लंबी पट्टियां बन रही थी, मानो जंगल ने खुद अपनी जमीन पर कोई रहस्यमयी कोड बिछा दिया हो। शेटो अब सबसे आगे नहीं चल रहा था। उसने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी थी। वो और बुबाल समूह के ठीक बीच में थे। उनकी आंखें और कान किसी रडा की तरह काम कर रहे थे। हवा की हर सरसराहट और परिंदों की हर चहचहाहट उनके लिए एक संकेत थी। एक पुराने काई लगे विशाल पत्थर के पास पहुंचते ही शेटो ने अपना पतला सा डिजिटल टैबलेट निकाला। शिनाजी को उसने पहले ही कह दिया था कि यह महज एक शहर का नक्शा है, लेकिन असल में वो दुनिया का सबसे उन्नत डिकोडिंग डिवाइस था। शेटो ने अपनी जैकेट की भीतरी जेब से वो कोडेड कागज निकाला और उसे टैबलेट के स्कैनर पर रखा। शेटो के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उसने बुबाल की ओर हल्का सा झुककर बेहद धीमी, लगभग न सुनाई देने वाली आवाज में फुसफुसाया, बुबाल, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। इसमें शून्य कोड का इस्तेमाल किया गया है। यह वो भाषा है जिसे हमारा दुश्मन केवल तब इस्तेमाल करता है जब कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला हो। शेटो के मन में एक गहरा तूफान मचा हुआ था। उसे लग रहा था कि यह कोडेड मैसेज वल्चर सिंडिकेट के अगले उस घातक कदम के बारे में है जिसकी तलाश में वे यहाँ आए थे। बुबाल ने अपनी गर्दन को हल्का सा झटका दिया और अपनी नजरें पीछे के रास्ते पर जमा दी। उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, शेटो, तुम अपना काम करो, मैं तुम्हें कवर दे रहा हूँ। वुकी और आनव को सिग्नल भेज दिया है, वे उस लड़की को बातों में उलझाए रखेंगे। आगे के रास्ते पर वुकी और शिनाजी एक विशाल पुराने पेड़ के नीचे खड़े थे। शिनाजी की मासूमियत जंगल के उस खौफनाक माहौल में भी बरकरार थी। उसने अपने होठों को सिकोड़ा और एक स्थानीय पहाड़ी पक्षी की आवाज की ऐसी सटीक नकल की कि वुकी भी हैरान रह गया। शिनाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, ये पहाड़ी कोयल है। जब यह इस तरह गाती है तो इसका मतलब होता है कि शाम का अंधेरा अब पहाड़ियों को निगलने वाला है। वुकी ने जानबूझकर एक बहुत बड़ा और जोरदार ठहाका लगाया। हाँ हाँ, कमाल है शिनाजी, तुम तो इस जंगल की रानी लगती हो। क्या तुम जानवरों की आवाज सुनकर मौसम का हाल भी बता सकती हो? वुकी की हंसी जंगल की शांति को चीर रही थी, लेकिन यह एक सोची समझी चाल थी ताकि शेटो की फुसफुसाहट और उसके डिवाइस की हल्की सी बीप शिनाजी के कानों तक न पहुंच सके। आनव उन दोनों से करीब 10 कदम की दूरी पर खड़ा था। उसने झुककर अपने जूते के फीते बांधने का लंबा नाटक शुरू कर दिया था। उसकी आंखें नीचे थीं, लेकिन उसका पूरा ध्यान पीछे के मुड़ते हुए रास्ते पर था। शेटो के हाथ टैबलेट पर किसी पियानो वादक की तरह तेजी से चल रहे थे। वो उस जटिल द्विआयामी एन्क्रिप्शन पैटर्न को भेदने की कोशिश कर रहा था। संदेश खुलने में उम्मीद से ज्यादा वक्त ले रहा था, क्योंकि उसकी सुरक्षा परतें किसी अभेद्य किले जैसी थी। तभी अचानक हवा का एक ठंडा और तेज झोंका जंगल की खामोशी को चीरता हुआ निकला। शिनाजी की साइकिल, जो एक पेड़ के सहारे खड़ी थी, संतुलन खो बैठी और धड़ाम से नीचे पत्थरों पर गिर गई। साइकिल की टोकरी में रखा सामान, दादी की दवाइयाँ, कुछ रोटियां और बाजार का छोटा मोटा सामान हर तरफ बिखर गया। शिनाजी बुरी तरह परेशान हो गई। ओह नहीं, मेरा सारा सामान गिर गया। वो तुरंत नीचे झुककर सामान समेटने लगी। वुकी ने एक पल के लिए शेटो की ओर देखा और फिर फुर्ती से शिनाजी की मदद करने के लिए नीचे बैठ गया।
इधर गांव की मुख्य पगडंडी से दूर वह लाल शर्ट वाला जासूस अब घने झाड़ियों के पीछे रेंग रहा था। उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे लगा कि ये लोग बहुत धीमी गति से चल रहे हैं और कहीं न कहीं कोई बड़ा खेल खेल रहे हैं। उसे रेडियो पर अपने आकाओं की कर्कश आवाज सुनाई दी जो उसे पीछे हटने की चेतावनी दे रही थी, लेकिन उसकी सनक ने उसे अंधा कर दिया था। वह और करीब से देखना चाहता था। उसने एक ऊंचे टीले की तरफ बढ़ने के लिए तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन तभी उसका पैर एक सूखी और जर्जर शाखा पर पड़ा। क्रैक! वह आवाज किसी गोली के धमाके जैसी थी। बुबाल और आनव के कान खड़े हो गए। उन्होंने एक ही पल में अपने सिर उस दिशा में घुमाए जहां से वह आवाज आई थी। बुबाल का चेहरा पल भर में भयानक रूप से सख्त हो गया, जैसे वो पत्थर की कोई मूर्ति हो। उसने शेटो को रेडियो पर अलर्ट किया। शेटो, हमें कंपनी मिल गई है। सीधे पीछे झाड़ियों में कोई है। वो बहुत करीब आ रहा है। शेटो का ध्यान डिकोडिंग से भंग हो गया। उसके माथे पर पसीने की एक बूंद चमकी। उसने रेडियो पर बेहद शांत लेकिन घातक आवाज में आदेश दिया, प्लान बी एक्टिवेट करो। रन एंड हाइड, भागो और छिपो। शिनाजी को आगे बढ़ाओ। वूकी ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने झपट्टा मारकर शिनाजी का हाथ पकड़ा। शिनाजी चौंक गई। उसके हाथ से दवाइयों का पैकेट गिर गया। वूकी ने डरे होने का अभिनय करते हुए कहा, शिनाजी भागो, मुझे लगता है यहाँ कोई आदमखोर जानवर है। मैंने उसकी दहाड़ सुनी है। क्या यहाँ से ऊपर जाने का कोई गुप्त रास्ता है? शिनाजी का चेहरा डर से पीला पड़ गया, लेकिन उसकी जीने की इच्छा जाग उठी। वो चिल्लाई, हाँ, इस तरफ। ये पुराना शिकारी रास्ता है। यहाँ झाड़ियाँ बहुत घनी हैं। तेज चलो। शिनाजी अपनी साइकिल को वहीं छोड़कर एक सनकरी और कांटेदार पगडंडी की ओर भागी। वूकी और आनव उसके ठीक पीछे ऐसे दौड़ रहे थे जैसे वे सच में डरे हुए टूरिस्ट हो। शेटो और बुबाल सबसे पीछे थे। भागते भागते शेटो ने बुबाल को गुप्त निर्देश दिया, बुबाल, तुम यहीं रुको, उसे भ्रमित करो। उसे लगना चाहिए कि हम बस डरे हुए चूहे हैं जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। मुझे डिकोडिंग के लिए कम से कम 5 मिनट की शांति चाहिए। बुबाल एक पुराने और खोखले पेड़ के पीछे ओझल हो गया। उसने अपनी जैकेट से एक छोटी सी डिवाइस निकाली और उसे जमीन पर गाड़ दिया, जो आने वाले व्यक्ति के लिए एक छलावा थी। शेटो तेजी से बाकी टीम के पीछे उस शिकारी रास्ते पर दौड़ पड़ा। उसके हाथ में अब भी वो टैबलेट था जिस पर कोडिंग के अंक तेजी से बदल रहे थे। उसे पता था कि अगर यह संदेश समय पर नहीं खुला तो आज की रात इस पहाड़ी पर खून की नदियां बहेगी। पीछे झाड़ियों में वो जासूस अब और भी तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। उसे लग रहा था कि वो अब अपने शिकार के बहुत करीब है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो अब आने वाला है। क्या होगा इस अनोखी दास्तां का अगला हिस्सा? जानने के लिए डेलुलुशी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि अगले पार्ट का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। अगर आज का किस्सा दिल को छू गया हो तो शेयर जरूर करना। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए मेरी दुनिया में खोए रहिए।